नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपना प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ रहे थे और इसी सीरीज में हमने प्रोनाउन के 4 लेक्चर अपने डिस्कस कर लिए थे और हमने प्रीवियस लेक्चर में अपना रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या होता है तथा एग्जाम में उनसे एरर कैसे पूछे जाते हैं। आज के अपने लेक्चर में हम अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्कस करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं और इन्हें क्यों यूज करते हैं तथा इनसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कंप्लीट कोर्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का शुरू किया था और उसमें अब तक आपके 13 लेक्चर हो चुके हैं। तो सबसे पहले अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो आप उन्हें एक प्रॉपर सीक्वेंस में देखना शुरू कीजिए, अर्थात आप लेक्चर 1 से देखना शुरू कीजिए और सबसे पहले आप लेक्चर को कंप्लीट देखिए। उसके बाद आप उसके हैंड रिटन नोट्स दोबारा वीडियो प्ले कीजिए और उसके हैंड रिटन नोट्स आप तैयार कीजिए। इसमें आपका टाइम तो लगेगा लेकिन आपके लिए वर्थ इट होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चरों में आपके काफ़ी लेक्चर बेसिक्स के थे, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो आपको यहाँ पर आपकी ग्रामर वीक होगी और आप इन लेक्चर्स को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अगर आपको बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, अर्थात आपकी इंग्लिश ग्रामर तभी स्ट्रॉन्ग होगी जब आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होंगे, तो सबसे पहले आप उन लेक्चर्स को देखिए, उनके हैंड रिटन नोट्स तैयार कीजिए, उसके बाद इन लेक्चर को देखना शुरू कीजिए और इन लेक्चर्स को एक सीक्वेंस में देखना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जैसे आज बात करते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसे प्रोनाउन जो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आपका ईच, ईदर, नीदर, अर्थात 3 प्रोनाउन आते हैं, ईच, ईदर, नीदर। ये तीनों प्रोनाउन आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो एक एक करके बात करते हैं, अर्थात प्रत्येक की बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये रूल जनरली लिखाया जाता है कि ईच, ईदर, नीदर। अगर कहीं पर ये वर्ड आए और इनके बाद ओ प्रीपोजिशन हो तो उसके बाद आपका नाउन प्लूरल, नाउन या प्रोनाउन आपका प्लूरल आएगा, अर्थात नाउन या प्रोनाउन आपका बहुवचन होगा। तथा इसके बाद अगर आपके वर्ब आए तो वर्ब आपकी सिंगुलर अर्थात एक वचन आएगी। तथा इसके बाद अगर आपका कोई प्रोनाउन या एडजेक्टिव आए तो उसे आप किस में यूज करोगे? सिंगुलर अर्थात एक वचन में आप उसे यूज करोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ओ प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्लूरल क्यों आता है। ओ प्रीपोजिशन आपका क्या काम करती है? आपका सिलेक्शन और पोजीशन का काम करती है, अर्थात ये क्या करती है? आपका चुनाव करने का और आपका किसी चीज पर अधिकार दर्शाने का काम करती है। पहली बात करते हैं हम इसके पोजीशन वाले काम की। जब ये किसी चीज पर अपना पोजीशन बनाने के लिए यूज होती है, जैसे मैं कहूं द हाउस ऑफ राम, अर्थात यहां पर क्या किया इसने? राम का किस पर पोजीशन बनाया? हाउस पर। किसका घर? राम का घर। अर्थात राम का पोजीशन ओ प्रीपोजिशन ने किस पर बनाया? आपका हाउस पर बनाया। इसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द फादर ऑफ राम, अर्थात यहां पर इसने क्या किया? प्रीपोजिशन ने राम का फादर पर पोजीशन बनाया। जब भी ये पोजीशन बनाने के केस में यूज होगी तो ये क्या करेगी? अर्थात जब भी ये अधिकार किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर अधिकार दर्शाने के लिए यूज होगी, उस समय ये आपका क्या होगा? इसके बाद नाउन या प्रोनाउन आपका सिंगुलर भी आ सकता है और आपका प्लूरल भी आ सकता है। जैसे मैं यहां पर कह दूं द हाउस ऑफ राम एंड राहुल, द हाउस ऑफ राम एंड राहुल, तो यहां पर आपका क्या होगा? ओप के बाद आने वाले नाउन क्या हो गए? अब प्लूरल हो गए। अब राम और राहुल की बात की गई है और ये सिंगुलर भी आ सकते हैं ओप के बाद जब पोजीशन के केस में होंगे, और आपके प्लूरल भी आ सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन की। लेकिन जब ये सिलेक्शन का काम करेगी तो इसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा। जैसे दोस्तों हम बात करते हैं अपने किसी 2 वस्तुओं की बात करती हैं, क्योंकि सिलेक्शन करने के लिए हमें कम से कम 2 वस्तुएं या 2 व्यक्ति चाहिए। जैसे मैं कह दूं कि इन दोनों में से, जैसे मेरे पास 2 मार्कर हैं, मैं कह दूं कि इन 2 मार्करों में से आप एक को चुनिए।
तो आपके पास कम से कम कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन करने के लिए कितने भी हो सकते हैं। अर्थात जब आप सिलेक्शन करोगे तो आपके पास कम से कम 2 चीजें या 2 व्यक्ति होने चाहिए, अर्थात उनमें से ही आप एक का सिलेक्शन करोगे। इसलिए जब भी ओप सिलेक्शन का काम करती है, ओप सिलेक्शन का काम करती है, तो इसके बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होते हैं, क्योंकि सिलेक्शन करने के लिए कम से कम 2 चाहिए या 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। और सिलेक्शन आप तभी कर पाओगे तो आपके पास जब 2 या 2 से ज्यादा हो तो वो क्या होंगे, आपके प्लूरल होंगे, यानी कि बहुवचन होंगे। अर्थात जब आपके पास कोई चीज, मेरे पास ये एक मार्कर है तो मुझे इसमें से सिलेक्शन करने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये तो है ही एक, इसमें से मैं क्या सेलेक्ट करूंगा जब कोई चीज मेरे पास एक ही है। इसलिए जब भी ऑफ सिलेक्शन का काम करेगी तो उसके बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होंगे। आपका ये पॉइंट यहां पर क्लियर हो जाता है। और आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, आपका ये क्या करते हैं, आपका एक एक की करके बात करते हैं। जैसे अब सबसे पहले आप इच को देखिए, इसमें यूज्ड फॉर 2 और मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स, अर्थात 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक, अर्थात हर एक। ये क्या काम करता आपका, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक या हर एक की बात करता है। जैसे इन सेंटेंस को देखिए दोनों को। सबसे पहला सेंटेंस, ईच ऑफ द 10 बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। यहां पर इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा, ईच ऑफ द 10 बॉयज, अर्थात 10 लड़कों में से प्रत्येक आर प्लेइंग क्रिकेट। आर प्लेइंग क्रिकेट, यहां पर क्या खेल रही हैं, वो क्रिकेट खेल रही हैं। लेकिन यहां पर आपका क्या यूज होगा, क्योंकि ईच क्या है आपका, क्योंकि प्रत्येक की बात की है उसने, क्योंकि यहां पर ऑफ का ऑब्जेक्ट है बॉयज, यानी कि इसका सब्जेक्ट आपका यहां पर बॉयज नहीं होगा, इसका सब्जेक्ट आपका बॉयज नहीं होगा, इसका सब्जेक्ट आपका क्या होगा, ईच होगा। जब ईच इसका सब्जेक्ट होगा और ईच क्या बात करता आपकी, प्रत्येक की, यानी कि हर एक की बात करता है, तो यहां पर आपका आर नहीं, आपका क्या यूज होगा, आपका इज यूज होगा। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि इसके बाद आने वाली वर्ब आपकी कौन सी होगी, आपकी सिंगुलर वर्ब होगी। इसलिए यहां पर आपका क्या होगा, ईच ऑफ द 10 बॉयज इज प्लेइंग क्रिकेट, अर्थात 10 लड़कों में से प्रत्येक क्या कर रहा है, खेल रहा है। इसके बाद अपने नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, ईच ऑफ द 5 बॉयज हैज बॉट हिज पेंसिल, अर्थात उसने, यहां पर क्या बात की जाती है आपकी, ईच ऑफ द 5 बॉयज, यानी कि आपके 5 लड़कों में से प्रत्येक हैज बॉट हिज पेंसिल, उसने क्या खरीदी, उसने अपनी पेंसिल्स खरीदी। यहां पर ओ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आपका क्या है, आपका बॉयज किसके ऑब्जेक्ट है, ओ प्रीपोजिशन इसके ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर सब्जेक्ट आपका क्या होगा, सब्जेक्ट आपका ईच होगा। और ईच क्या होता है आपका, सिंगुलर प्रोनाउन की तरह से एक्ट करता है, इसलिए आपका यहां पर हैज, हैव नहीं आएगा, यहां पर हैज आएगा, जो बिल्कुल करेक्ट है। और हैज या हैव के साथ आपकी कौन सी वर्ब आती है, आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये आपका क्या होता है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। उसके बाद अपन यहां पर हमने बात की थी प्रोनाउन या एडजेक्टिव आपका क्या होगा, सिंगुलर, क्योंकि पेंसिल क्या है, बोट वर्ब का क्या है, बोट वर्ब है, और वर्ब का क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, इस मैन वर्ब का। जब ये इसका ऑब्जेक्ट है और इससे पहले हिज क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसलिए यहां पर क्या है आपका हिज यूज हुआ है, न कि देयर, क्योंकि ये किसके अकॉर्डिंग यूज होगा, ये आपका इच के अकॉर्डिंग यूज होगा। इच आपका सिंगुलर है, इसलिए आपका हिज यूज होगा यहां पर, इसलिए ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो जाता है कि एडजेक्टिव कैसे आते हैं, सिंगुलर आते हैं। इसके बाद अपनी बात करते हैं नेक्स्ट अपने प्रोनाउन ईदर की। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपका ईदर होगा, यूज्ड फॉर ओनली 2 पर्सन्स और थिंग। ये किसके लिए यूज होगा, अर्थात केवल 2 व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक। यहां पर किसकी बात की जाएगी, 2 व्यक्ति या वस्तुओं में से एक की बात की जाएगी। आपके पास सिर्फ 2 व्यक्ति होंगे या वस्तु होंगे और उनमें से सिर्फ एक की बात आप करोगे। जैसे इन 2 सेंटेंस को, ईदर ऑफ द 2 गर्ल्स, अर्थात 2 लड़कियों में से एक इज ब्यूटीफुल, 2 लड़कियों में से एक क्या है, सुंदर है। 2 लड़की हैं आपके पास, लेकिन उनमें सुंदर कितनी है, सिर्फ एक है। और यहां पर क्या बात की थी आपने, ईच ने प्रत्येक की बात की थी यहां पर, कि ईच ऑफ द 10 बॉयज इज प्लेइंग क्रिकेट, कि
कि 10 लड़कों में से प्रत्येक यानी हर एक खेल रहा है। यहां पर इसकी बात की गई थी, जबकि यहां पर क्या बात की गई कि 2 में से सिर्फ एक, अर्थात ईदर ऑफ द टू गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, 2 लड़कियों में से एक क्या आपकी सुंदर है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की, ईदर ऑफ द टू शर्ट्स इज कॉस्टली, अर्थात उसके पास कितनी शर्ट्स हैं, 2, ईदर ऑफ द टू शर्ट्स यानी 2 शर्ट्स में से एक क्या आपकी कॉस्टली अर्थात महंगी है। इसके बाद बात करते हैं इस सेंटेंस की आपकी, ईदर ऑफ द 5 ब्रदर्स इज ए डॉक्टर। अब यहां पर वो क्या कहना चाहता है कि 5 भाई हैं और उनमें से क्या है, एक डॉक्टर है। क्या आप यहां पर क्या इधर आपका 5 के लिए यूज होगा, आपका 5 के लिए यूज नहीं होगा, क्योंकि इधर किसके लिए यूज होता है, केवल 2 व्यक्ति या वस्तु की। जबकि यहां पर 5 की बात की है इसने कि 5 ब्रदर्स हैं, जब यहां पर 5 हैं तो ईच किसके लिए यूज होता, आपका ईच आपका किसके लिए यूज होता, ईच 2 या 2 से अधिक व्यक्ति व वस्तुओं के लिए। अगर मैं यहां पर ईदर को हटाकर यहां पर ईच कर देता हूं, ईदर को हटाकर आपका ईच कर देता हूं, तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो कहना चाहता था कि ईच ऑफ द 5 ब्रदर्स इज ए डॉक्टर, ईदर ऑफ द 5 ब्रदर्स इज ए डॉक्टर, इसलिए उसने ईदर का यूज किया है, क्योंकि वो कहना चाहता कि 5 भाइयों में से क्या है, एक डॉक्टर है। अगर मैंने यहां पर ईच यूज किया, क्योंकि इधर 2 के लिए यूज होता है और ईच आपका 2 या 2 से अधिक के लिए यूज होता है, अगर मैंने यहां पर ईच यूज किया, ईच ऑफ द 5 ब्रदर्स इज ए डॉक्टर, मैं तो इस सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसका मीनिंग होगा कि 5 भाइयों में से प्रत्येक डॉक्टर है, यानी कि पांचों के पांचों डॉक्टर बन जाएंगे यहां पर, जबकि वो कहना चाहता था कि 5 भाइयों में से सिर्फ एक डॉक्टर है। इसलिए हमें यहां पर क्या यूज करना पड़ेगा, हमें यहां पर एनी और एनी वन यूज करना पड़ेगा, और एनी वन भी कौन सा, स्पेस वाला, अर्थात एनी अलग होगा, वन अलग होगा। और जो एनी वन कंबाइंड होता है आपका, जो एनी वन ऐसा होता है जिसमें स्पेस नहीं होता, इस एनी वन को हम अपना इंडेफिनिट प्रोनाउन में डिस्कस करेंगे। अब बात करें यूज्ड फॉर मोर देन 2, ये किसके लिए यूज होगा, 2 से ज्यादा के लिए, अर्थात 2 से ज्यादा में से एक, अर्थात जब भी 2 से ज्यादा की बात की जाएगी और उनमें से आपको एक का चुनाव, एक का सिलेक्शन करना हो, तो आप क्या यूज करोगे, आप एनी या एनी वन का यूज करोगे, और एनी वन भी कौन सा, स्पेस वाला, ये कंबाइंड नहीं है। आपको ध्यान रखने की बात है कि इसमें क्या है, बीच में एनी अलग है, वन आपका अलग है। अब इस सेंटेंस में आपका क्या होगा, अब हमें अगर इसका मीनिंग सही चाहिए तो आप क्या यूज करोगे, आप यहां पर इधर की जगह पर क्या यूज करोगे, एनी यूज करोगे। आप यहां पर क्या यूज करोगे, इसकी जगह पर एनी या एनी वन यूज करोगे आप यहां पर, वो तो आपका सेंटेंस का मीनिंग भी सही हो जाएगा, आपका ग्रामर भी सही हो जाएगी। लेकिन अगर आपने इस सेंटेंस में यहां पर इच का यूज किया तो सेंटेंस तो आपका करेक्ट होगा, लेकिन सेंटेंस का आपका मीनिंग चेंज हो जाएगा, ग्रामर के अकॉर्डिंग आपका सेंटेंस करेक्ट होगा, लेकिन आप जो कहना चाहते थे वो बात बिल्कुल चेंज हो जाएगी। चलिए इन सेंटेंस को देखते हैं। ऑल द प्लेयर्स प्लेड वेरी वेल, ईच ऑफ द प्लेयर्स प्लेड वेरी वेल, इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या होगा, एक सिनेरियो को समझते हैं। जैसे कोई टीम है और वो बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस कर रही है, तो उनके जो कोच होते हैं उन पर प्रेशर बनता है कि आप रिजाइन कर दो, तो जो कोच होते हैं टीम के वो रिजाइन कर देते हैं। जैसे ही नया कोच आता है, जो पुराने वाले कोच होते हैं वो उनसे मिलते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये हर खिलाड़ी बेकार है, कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये टीम ही बेकार है। इसके बाद जैसे ही नेक्स्ट डे मैच होता है और वहां पर क्या होता है, सारे के सारे खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, तो वो जो कोच होता है नए वाला, वो 2 बातें कह सकता है पुराने वाले कोच को। पहला ऐसे बोल सकता है ऑल द प्लेयर्स प्लेड वेरी वेल, कि सभी खिलाड़ी अच्छा खेले। दूसरा ऐसे बोल सकता है वो ईच ऑफ द प्लेयर्स प्लेड वेरी वेल, यानी कि एक एक कि आप तो कह रहे थे कि ये अच्छा नहीं खेलते, एक एक खिलाड़ी यानी प्रत्येक खिलाड़ी अच्छा खेले, यानी अपनी बात पर स्ट्रेस डालने के लिए हमने क्या किया, यहां पर ईच का यूज किया। इस सेंटेंस को हम अगर सिंपल तरीके से बोले तो हम ऐसे बोल सकते थे ऑल द प्लेयर्स प्लेड वेरी वेल, लेकिन कोच को क्या करना था, जो नए वाले कोच को उन्हें अपनी बात पर स्ट्रेस डालना था, उन्हें क्या करना था, हर खिलाड़ी को स्पेसिफाई करना था कि हर एक अच्छा खेला, इसलिए वो कहते हैं ईच ऑफ द प्लेयर्स प्लेड वेरी वेल,
यानी एक एक खिलाड़ी अच्छा खेला। इसके बाद देखते हैं नीदर को, यानी कि नीदर नेक्स्ट आता है आपका नीदर, यूज्ड फॉर ओनली टू पर्संस और थिंग्स, अर्थात दो व्यक्ति या वस्तुओं में से कोई नहीं। किसके लिए यूज किया जाता है? जब दो व्यक्ति या वस्तुओं की बात की जाए और दोनों में से कोई नहीं की बात की जाए, वहां पर हम किसका यूज करेंगे? हम नीदर का यूज करेंगे। इन दो सेंटेंस को देखिए, नीदर ऑफ द टू प्लेयर्स हैज प्लेड वेरी वेल, यानी कि दो खिलाड़ियों में से कोई भी अच्छा नहीं खेला, यानी दोनों में से कोई भी नहीं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नीदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज ब्यूटीफुल, दो बहनों में से कोई भी सुंदर नहीं है। जब भी हम दो में से कोई नहीं की बात करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे? हम नीदर का यूज करेंगे। क्या यहां पर ईदर का यूज हो सकता है? क्या इस सेंटेंस को आप ऐसे लिख सकते हो, ईदर ऑफ द टू प्लेयर्स हैज नॉट प्लेड वेरी वेल? हम ईदर का यूज कर सकते थे, लेकिन ये बताओ फिर हमें नीदर की जरूरत ही क्या थी? अगर हमें ईदर के साथ नोट का यूज करना था सेंटेंस में, तो हमें नीदर वर्ड का फॉर्मेशन ही क्यों करना पड़ा? नीदर पहले ही नेगेटिव कर देता है, इसलिए हम कभी भी ऐसा यूज नहीं करेंगे कि हम नीदर को रिप्लेस करेंगे और उसके स्थान पर ईदर रखेंगे और सेंटेंस में नोट लगाएंगे। हम स्टार्टिंग में ही नीदर यूज कर देंगे, इसलिए कभी आप ऐसा ना करें। अब बात करते हैं नन की, यूज्ड फॉर मोर देन टू, यानी किसके लिए यूज होगा? अर्थात दो से ज्यादा में से कोई नहीं। जब दो से ज्यादा की बात करनी हो, दो से ज्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं की बात करनी हो और हमें कहना हो कि उनमें से कोई नहीं, तो हम किसका यूज करेंगे? हम नन का यूज करेंगे। जबकि नीदर का यूज किसके लिए किया जाता है? नीदर का यूज दो के लिए किया जाता है, जब दो में से कोई नहीं। नन का यूज कब किया जाएगा? जब दो में से ज्यादा में से कोई नहीं की बात करनी हो, वहां पर हम नन का यूज करेंगे। लेकिन नन की जगह पर आप कभी भी नो वन यूज नहीं करोगे, यानी कि नो स्पेस वन। ये क्या होगा? आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, जिससे हम, जब मैं आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तब इसे डिस्कस करेंगे। आप कभी गलती से ऐसा वहां पर नहीं लिख देना, इसलिए ये क्या है होता है आपका रॉन्ग होगा वहां पर। अब इस सेंटेंस को देखिए, नीदर ऑफ द फाइव प्लेयर्स हैज प्लेड वेल, यानी कि नीदर ऑफ द फाइव प्लेयर्स, यानी कितने प्लेयर की बात की गई है यहां पर? 5 की। और नीदर किसके लिए यूज होता है? नीदर किसके लिए यूज होता है आपका? दो के लिए, जब दो में से कोई नहीं की बात करनी हो। और यहां पर कितने की बात करनी है? 5 की, यानी आप क्या यूज करोगे? 5 में से कोई भी अच्छा नहीं खेला, यानी 5 खिलाड़ियों में से आपका कोई भी अच्छा नहीं खेला। हमें बात करनी है 5 प्लेयर्स की यहां पर, इसलिए यहां पर आप क्या यूज करोगे? हम यहां पर नीदर के स्थान पर किसका यूज करेंगे? हम यहां पर नन का यूज करेंगे। और इस सेंटेंस को भी देखिए, आई हैव इनवाइटेड 5 गेस्ट बट नीदर ऑफ देम हैज या हैव कम। इस सेंटेंस को देखिए, उसने कितने गेस्ट को इनवाइट किया? 5 गेस्ट को, बट नीदर ऑफ देम हैज या हैव कम, यानी कि कितने गेस्ट थे उसके? 5 गेस्ट थे। उसने 5 मेहमानों को बुलाया लेकिन कोई नहीं आया, यानी कि मुझे 5 की बात करनी है तो मैं नीदर नहीं, मैं किसका यूज करूंगा? मैं यहां पर नन का यूज करूंगा। और एक और देखने की बात है इन दोनों सेंटेंस में, अगर यहां पर देखिए हैज आएगा या हैव आएगा, इन दो सेंटेंस को देखिए। सबसे पहले देखिए, नन ऑफ देम हैज या हैव कम, यहां पर अगर ग्रामर के अकॉर्डिंग हैज भी सही होता और आपका हैव भी सही होता, लेकिन एसएससी के अकॉर्डिंग जब भी नन के बाद आपका नंबर स्पेसिफाइड न हो, यानी आपको यह ना बताया जाए कि कितने बंदे हैं, तो आप वहां पर किसे प्रीफरेंस देंगे? आप वहां पर आपका क्या सही होगा? आपका हैज सही होगा हमेशा से। जबकि ग्रामर के अकॉर्डिंग हैज या हैव दोनों सही होते हैं, और सबसे ज्यादा ग्रामर के अकॉर्डिंग क्या सही होता है? आपका है। लेकिन आप जब भी एसएससी का एग्जाम दो, अगर नन के ऑफ के बाद नंबर स्पेसिफाइड न हो और सेंटेंस में वहां पर नन लिखा गया हो, तो आप क्या यूज करेंगे? आप हमेशा हैज का यूज करेंगे वहां पर। और अगला सेंटेंस देखिए, नन ऑफ हिज 5 फ्रेंड्स हैज या हैव कम। ग्रामर के अकॉर्डिंग दोनों सही होते हैं, लेकिन हैज को प्रीफरेंस देते हैं। लेकिन अगर आप एसएससी का एग्जाम दें, एसएससी किसे सही मानता है? जब नन ऑफ के बाद आपका नंबर स्पेसिफाइड हो। उसने कितने फ्रेंड्स थे? 5 फ्रेंड्स, यहां पर बताया गया कि 5 लोग हैं, इसलिए यहां पर एसएससी के अकॉर्डिंग ये दोनों सही होंगे। जबकि अगर नंबर यहां पर स्पेसिफाइड नहीं, यहां पर देम क्या पता वो कितने हैं, इसलिए एसएससी किससे सही मानता है? एसएससी हैज को सही मानता है। लेकिन जब नंबर दिया गया हो
नन ऑफ के बाद कि कितने लोग हैं, तो वहां पर क्या करता है एसएससी, दोनों को हैज या हैव को सही मानता है। जबकि ग्रामर के अकॉर्डिंग ऊपर वाले सेंटेंस में और नीचे वाले सेंटेंस में आपका हैज भी सही है, हैव भी सही है। इस सेंटेंस में आप हैज भी लगा सकते हो, हैव भी लगा सकते हो, लेकिन ग्रामर के अकॉर्डिंग प्रीफरेंस किसे देनी है, हैज को देनी है। अगर दोनों आए तो आप किसे प्रीफरेंस दोगे, हैज को दोगे। लेकिन अगर आप एसएससी का एग्जाम देते हो तो आपको क्या करना है, अगर नन के बाद नंबर स्पेसिफाइड ना हो कि कितने बंदे हैं, तो आप वहां पर हैज का यूज करोगे। अगर नंबर दिया गया कि नन के बाद नंबर दिया कि कितने लोग हैं, तो आप वहां पर हैज या हैव में से कोई सा भी एसएससी के अकॉर्डिंग लगा सकते हो। तो आपको एसएससी के अकॉर्डिंग ही चलना है, क्योंकि आपको एसएससी का एग्जाम देना है, इसलिए आप उसके अकॉर्डिंग ही लगाओगे, न कि ग्रामर के अकॉर्डिंग। अब इन सेंटेंस को देखते हैं। देयर आर 2 कार्स, यू मे टेक एनी वन। देखने में आपको सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा होगा, लेकिन सेंटेंस में देखिए, देयर आर 2 कार्स, यहां पर कितनी कार्स हैं, 2 कार हैं। यू मे टेक एनी वन, आप किसी एक को ले जा सकते हो। आपको जब 2 की बात की जाए वहां पर आप क्या यूज करते हो, आप वहां पर एनी वन नहीं, क्योंकि एनी वन किसके लिए आता है, 2 से ज्यादा के लिए यूज करते हो। जब 2 से ज्यादा में से आपको कोई एक का सिलेक्शन करना, तो वहां पर क्या यूज करते हो, आप एनीवन करते हो। लेकिन जब 2 में से सिर्फ आपको एक का सिलेक्शन करना, तो आप वहां क्या यूज करोगे, आप ईदर का यूज करोगे। तो यहां पर क्या आएगा आपका एनीवन के स्थान पर, आपका ईदर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नन ऑफ हिज हैंड्स विल बी एम्पुटेटेड। एम्पुटेटेड का मीनिंग होता है कि जब अगर किसी के हाथ वगैरह में इंफेक्शन हो जाता है, तो उसे उसकी इच्छा से काट दिया जाए। अर्थात जब इंफेक्शन हो जाता है तो डॉक्टर आपकी सहमति से ही आपका हाथ या पैर जिसमें इंफेक्शन हो जाता है उस पार्ट को, शरीर को काट देता है। यानी आपकी इच्छा से जब कोई चीज काटी जाए, आपका अंग काटा जाए, उसे एम्पुटेटेड बोलोगे। लेकिन जब एक्सीडेंट वगैरह में कोई चीज आपकी कट जाती है, जैसे किसी के एक्सीडेंट वगैरह में पैर वगैरह कट जाते हैं, उसे आप म्यूटिलेट बोलते हो। इसके बाद देखना यहां पर क्या आएगा, आपका ईदर आएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नन ऑफ हिज हैंड्स विल बी एम्पुटेटेड। अर्थात हैंड्स कितने होते हैं, हैंड्स 2 होते हैं। यहां पर नंबर स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन आप जानते हो कि हैंड्स कितने होते हैं, मनुष्य के 2 होते हैं। इसलिए आप यहां पर नन नहीं, किसका यूज करोगे, नीदर का यूज करोगे, क्योंकि नन किसके लिए यूज होता है, 2 से ज्यादा के लिए। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, ईदर ऑफ द 5 टीम्स मे विन द वर्ल्ड कप। अब आप एक बात बताइए कि कितनी टीम्स है, यहां पर 5 टीम्स है। अब 5 टीम्स है तो 5 टीम्स में से क्या जीतेगी, वो कहना क्या चाहता था कि 5 टीम में से कौन सी जीतेगी, एक टीम वर्ल्ड कप जीतेगी। अर्थात उसे 5 में से किसका सिलेक्शन करना है, एक का करना है। इसलिए यहां पर ईदर का यूज नहीं, किसका होगा, यहां पर एनी का या एनी वन का यूज होगा। एनी ऑफ द 5 टीम्स मे विन द वर्ल्ड कप। लेकिन क्या यहां पर हम ईच का यूज भी कर सकते हैं, अगर हम ईच का यूज करेंगे तो सेंटेंस ग्रामर के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल सही होगा, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। यानी कि 5 टीम में से प्रत्येक टीम वर्ल्ड कप जीतेगी, जैसा कि पॉसिबल नहीं है। 5 में से सिर्फ एक ही टीम जीत सकती है, इसलिए सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। ईच लगा देंगे, ग्रामर के अकॉर्डिंग तो सही होगा, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मिस्टर कुमार हैज 3 चिल्ड्रन। मिस्टर कुमार के कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। बट नीदर रिजेंबल्स हिम, लेकिन कोई भी उनके जैसा नहीं लगता, यानी कोई भी उनसे मेल नहीं खाता। इसलिए बात क्या करोगे, अब यहां पर कितने बच्चे हैं, उसके 3 बच्चों की बात की गई, इसलिए यहां पर क्या करोगे, नीदर नहीं, क्या यूज करोगे आप, यानी 2 से ज्यादा की बात की गई, आप यहां पर नन का यूज करोगे। नीदर सिर्फ 2 के लिए यूज होता है, और यहां पर 3 चिल्ड्रन की बात की, इसलिए यहां पर नन का यूज होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नन ऑफ द 2 ब्रदर्स परफॉर्म वेल इन द एग्जाम। यानी कि दोनों भाइयों में से किसी ने भी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अब देखना, जब 2 ब्रदर्स हैं, जब 2 की बात की गई, आप क्या यूज करोगे, आप यहां पर नीदर का यूज करोगे, न कि नन का, क्योंकि नन 2 से ज्यादा के लिए यूज होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। ईच ऑफ द बॉयज हैव बोट देयर ओवन बाइक। ईच ऑफ द यहां पर आपका 5 लिख सकते हो। ईच ऑफ द 5 बॉयज, यहां पर 5 मिसिंग था। ईच ऑफ द 5 बॉयज हैव बोट देयर ओवन बाइक। अब यहां पर आप देखिए, इस सेंटेंस में देयर क्या है आपका,
ओवन क्या आपका एडजेक्टिव होगा, बाइक क्या आपका नाउन है, और ओवन क्या एडजेक्टिव, और देयर क्या होगा आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा जो बाइक के लिए ही यूज हुआ है। अब यहां पर बात करते हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट आपका इच है जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और जब आपका इच सब्जेक्ट है तो इच के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आना चाहिए आपका, यहां पर सिंगुलर एडजेक्टिव आना चाहिए। तो यहां पर देयर नहीं, आपका क्या यूज होगा, आपका हिज यूज होगा। अगर मैं यहां पर ईच ऑफ द गर्ल्स कह दूं तो ये आपका एडजेक्टिव किसके अकॉर्डिंग आते हैं, एडजेक्टिव यहां के अकॉर्डिंग आते हैं, जोन से जेंडर यहां तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर एडजेक्टिव लगेगा। तो यहां पर आप क्या यूज करोगे, आप हर यूज करोगे उस टाइम पे, लेकिन उसका सिंगुलर या प्लूरल किसके अकॉर्डिंग होगा, उसका ईच के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि ईच सिंगुलर होता है तो प्रोनाउन सिंगुलर या यानी कि एडजेक्टिव यहां पर सिंगुलर या प्लूरल आएगा। क्योंकि प्रोनाउन क्या होता है, इच आपका सिंगुलर होता है, इसलिए यहां पर आपका एडजेक्टिव सिंगुलर आएगा, लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग होगा, उसका जेंडर एडजेक्टिव का किसके अकॉर्डिंग होगा, वो आपका यहां पर जो नाउन या प्रोनाउन लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग। आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये लेक्चर्स की सीरीज पसंद आती है तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।